सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरफेरॉन्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, फंक्शंस क्या है और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ साइटोकाइंस। वो एक तरीके के साइटोकाइंस हैं, तो वो साइटोकाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो साइटोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस क्या होते हैं, साइटोकाइंस आर द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जो इंटरफेरॉन्स का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें कि जो इंटरफेरॉन वर्ड है ये कहाँ से आया, इसका नाम इंटरफेरॉन क्यों पड़ा, क्योंकि इंटरफेरॉन वो केमिकल्स हैं, वो साइटोकाइंस हैं जो कि क्या करते हैं, वायरस की प्रोपगेशन में इंटरफेयर करते हैं। तो इंटरफेरॉन्स तो इंटरफेयर करते हैं किसकी प्रोपगेशन में, किसकी मल्टीप्लिकेशन में, वायरस की मल्टीप्लिकेशन में वो इंटरफेयर करते हैं। सो अगर हम डेफिनेशन से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं इंटरफेरॉन्स का। तो इंटरफेरॉन्स होते क्या हैं, तो ये देखिए यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड सेल है। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है ना, जब भी कोई, ये जो रेड वाले हैं दीज आर द वायरसेस, ओके। सो जब भी कोई वायरस किसी भी सेल के ऊपर अटैक करता है तो वो उस सेल को हाईजैक कर लेता है, उसकी मशीनरी को क्या कर लेता है, हाईजैक कर लेता है, और उसी सेल की मशीनरी का यूज़ करके वो अपनी नई कॉपीज़ बनाता है, अपनी नई प्रोजेनीज़ बनाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वायरस था इसने इस सेल के ऊपर अटैक करा एंड इसी का मशीनरी यूज़ करके इसने अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाई। एक तो ये चीज़ हो रही होती है। दूसरी यहाँ पे एक और इवेंट हो रहा होता है, इस वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, कुछ साइटोकाइन सिक्रीट करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल के ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन रिसेप्टर। तो इस इंटरफेरॉन रिसेप्टर पे क्या होता है, इंटरफेरॉन्स बाइंड होते हैं, इंटरफेरॉन्स बाइंड होते हैं। और जब ये इंटरफेरॉन्स बाइंड होते हैं तो जो नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर एंटीवायरल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, एंटीवायरल रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उसको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, सो डेफिनेशन क्या होगी कि जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, interferons are a kind of cytokines which are secreted from virus infected cell and they activate the antiviral responses in the normal cell. So जो आपके इंटरफेरॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल सेल है उसको बचा रहे हैं, उसका डिफेंस, एज अ डिफेंस की तरह वो काम करते हैं। जो उनका एंटीवायरल रिस्पॉन्सेस है उसको वो एक्टिवेट करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे जो सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे, वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करते हैं आखिरी दम तक, राइट। और बाद में क्या होता है कि वो लास्ट में इवन अगर डाई भी हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री के लोगों को बचाते हैं। ओके, इवन इफ़ दे डाई, बट बिफोर डाइंग वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री के लोगों को बचाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जो इंटरफेरॉन्स हैं, इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, ये जो सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या करेगा, ये तो क्या हो जाएगा, बाद में डाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा एपोप्टोसिस की वजह से। लेकिन मरने से पहले ये क्या करेगा, कुछ इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगा, कुछ केमिकल्स, कुछ सिग्नल सिक्रीट करेगा, और ये जो साइटोकाइंस होते हैं, जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, जो नॉर्मल सेल है उसको एंटीवायरल रिस्पॉन्सेस उसके अंदर एक्टिवेट कर देंगे, उसको ये बता देंगे कि हाँ भाई वायरस का अटैक हो रहा है, तो तू अपना एंटीवायरल रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स को पहले तो लाइक दो ही कैटेगरीज थी, टाइप 1 और टाइप 2, लेकिन 2003 में एक थर्ड कैटेगरी भी बनाई गई एंड उसको हमने अलग से लिखा, टाइप 3 इंटरफेरॉन्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप 1 इंटरफेरॉन्स की। टाइप 1 इंटरफेरॉन में इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा आता है, टाइप 2 में इंटरफेरॉन गामा आता है, और टाइप 3 में इंटरफेरॉन लैम्डा आता है।
सो अगर हम टाइप 1 इंटरफेरॉन्स की बात करें तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स द इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा। अब ये जो हमारे टाइप 1 इंटरफेरॉन्स होते हैं इनको हम एंटी वायरल इंटरफेरॉन्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज द एंटी वायरल इंटरफेरॉन्स। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे एक्टिवेट्स द एंटी वायरल रिस्पॉन्सेज। वो क्या करते हैं? एंटी वायरल रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तो ये बिल्कुल यही वाली चीज़ हो गई कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करेगा? इट विल सिक्रीट द इंटरफेरॉन अल्फ़ा एंड इंटरफेरॉन बीटा, और वो क्या करते हैं? एंटीवायरल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। सो ये जो हमारे पास इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा है वो कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? आपकी बॉडी का कोई भी सेल जो न्यूक्लिएटेड है वो इसको सिंथेसाइज कर सकता है, वो इसको सिक्रीट कर सकता है, बट देयर इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन कि वो जो सेल होना चाहिए वो वायरस इन्फेक्टेड होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा को सिक्रीट करेगा। अगर हम देखें टाइप 2 इंटरफेरॉन्स तो यहाँ पर आता है इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा को हम इम्यून इंटरफेरॉन्स भी बोलते हैं, टाइप 2 इंटरफेरॉन्स को। अब इनको इम्यून इंटरफेरॉन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। देखो, दो टाइप के आपके पास इम्यून सिस्टम होते हैं, एक तो होता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम और एक होता है इनेट इम्यून सिस्टम। जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है वो बचपन से प्रेजेंट होता है, और जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है उसको हम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि दिस इम्यूनिटी दैट यू एक्वायर आफ्टर द एक्सपोजर टू द पैथोजन और द वायरस, तो वो क्या होता है? अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। अगर आपको इनेट इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम डिटेल में पढ़ना है तो वो हम ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये जो इंटरफेरॉन्स गामा होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? कौन से सेल से सिक्रीट होते हैं? टी हेल्पर 1 सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेल्स होंगे, जैसे हम टी हेल्पर 1 सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल से सिक्रीट होते हैं और नेचुरल किलर सेल से सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने अभी टाइप 1 में देखा कि उनको तो क्या होना चाहिए? जो सेल्स है वो वायरस इन्फेक्टेड होने चाहिए, लेकिन टाइप 2 में ऐसी नेसेसरी कंडीशन नहीं होती कि सेल नीड नॉट टू बी वायरस इन्फेक्टेड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द इंटरफेरॉन लैम्डा। सो इंटरफेरॉन लैम्डा जो होता है ना वो मेजरली सिक्रीट होता है। मेजरली कौन सिक्रीट करता है इसको? डेंड्राइटिक सेल्स। ओके, सो यहाँ पर इस फर्दर इसके 3 सब टाइप्स हैं, इंटरफेरॉन 1, 2 एंड 3। इंटरफेरॉन 1 को इंटरल्यूकिन 29 बोलते हैं, इंटरफेरॉन 2 को इंटरल्यूकिन 28A बोलते हैं, और इंटरफेरॉन 3 को इंटरल्यूकिन 28B बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो इंटरफेरॉन लैम्डा होते हैं वो क्या करते हैं? दे अपरेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग द वायरल रेप्लिकेशन एंड होस्ट सेल प्रोलिफरेशन। सो वो क्या कर रहे हैं? वायरल रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं और होस्ट सेल प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करते हैं। अभी हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन्स। सो हमने क्या पढ़ना है? मोड ऑफ एक्शन। ओके, मोड ऑफ एक्शन। सो मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि जो इंटरफेरॉन्स है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम समझाया था कि जब इंटरफेरॉन्स, मोड ऑफ एक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि जब इंटरफेरॉन्स इस रिसेप्टर से, इंटरफेरॉन रिसेप्टर से बाइंड हुए और उन्होंने क्या किया? बाद में एंटीवायरल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करा। तो इस सेल के अंदर मोड ऑफ एक्शन में हमने देखना है कि जो बाइंड होने के बाद इस सेल में क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से बाद में क्या होता है? एंटीवायरल रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं इस सेल में। तो इंटरफेरॉन के बाइंड होने से इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाद में इसके अंदर एंटीवायरल रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, वो हमें देखना है मोड ऑफ एक्शन के अंदर कि इंटरफेरॉन्स जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अभी हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे ना वो इस सेल को जूम करके हम देख रहे हैं, यानी कि हम अब जो भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जो सिग्नलिंग देखेंगे वो इस सेल के अंदर की बात होगी। ओके, नॉर्मल सेल के अंदर। चलो
सो दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दैट सेल, दैट नॉर्मल सेल। ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन रिसेप्टर। ठीक है, तो इंटरफेरॉन रिसेप्टर पे क्या होता है, इंटरफेरॉन आकर के बाइंड होता है। इंटरफेरॉन रिसेप्टर पर इंटरफेरॉन आकर के बाइंड होता है। सो इतना तो आपने इस डायग्राम में भी देखा था कि जो इंटरफेरॉन्स थे वो इंटरफेरॉन रिसेप्टर पर बाइंड कर रहे थे। एक चीज़ और, जो इंटरफेरॉन्स होते हैं लाइक मैनी साइटोकाइंस, ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, डाइमर्स होते हैं। ओके, सो जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन डाइमर जो है वो इंटरफेरॉन रिसेप्टर से बाइंड हुआ। अब इससे क्या होगा, जैक स्टार्ट सिग्नलिंग पाथवे का एक्टिवेशन होगा। तो ये साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म है। दिस इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और यहाँ पर कौन सा पाथवे चलने वाला है, जैक स्टार्ट सिग्नलिंग पाथवे। सो जैक स्टार्ट सिग्नलिंग पाथवे में क्या होता है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैक क्या होता है, जैक का मतलब होता है जानस काइनेसिस। ओके, जानस काइनेसिस। तो ये जो जानस काइनेसिस होते हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े हुए होते हैं, लेकिन अभी ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। देखो काइनेज, जब भी आप वर्ड देख लो, किसी भी एंजाइम के पीछे अगर काइनेज लिखा हुआ है यानी कि उसके पास एक पावर है कि वो फॉस्फेट को ऐड करा सकता है। अब हम फॉस्फेट क्यों ऐड कराते हैं, फॉस्फेट ऐड करने से क्या होगा, कोई भी जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल है अभी वो इनएक्टिव है, बट जैसे ही आप उसके ऊपर क्या लगा देते हो, फॉस्फेट लगा देते हो, उसके क्या लगा देते हो, फॉस्फेट लगा देते हो, तो वो इनएक्टिव से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन जो होती है वो एक्टिवेशन में हेल्प करती है। और जो काइनेजेस होते हैं उनके पास ये पावर है कि वो फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो JAK1 होता है, JAK1 इज़ द जानस काइनेजेस, और TY का मतलब होता है टायरोसिन काइनेजेस। जैक्स जो होते हैं वो टायरोसिन काइनेजेस ही होते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ टायरोसिन काइनेजेस। तो अगर आपको थोड़ा इजी करना है तो आप इसको TYK की जगह आप JAK2 भी लिख सकते हो। कई बुक्स में TYK2 दिया होता है, दैट इज़ टायरोसिन काइनेज, और कई बुक्स में जानस काइनेजेस दिया होता है। सो अगर आपको इजी वे में लिखना है तो आप JAK1 और JAK2 लिख सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होता है, सो स्टार्टिंग में जो JAK1 और JAK2 होते हैं ना, ये JAK1 है, ठीक है, और ये JAK2 है। दिस इज़ JAK2, ओके, मीन्स द जानस काइनेजेस। अभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो दोनों ही हैं, दोनों क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये सेकंड वाले के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देता है, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देता है। तो इट्स लाइक क्रिस क्रॉस, कि तू मुझे दे मैं तुझे देता हूँ, तू मुझे दे और मैं तुझे देता हूँ। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखो ये जो एक्टिवेटेड JAK1 है वो क्या करता है, स्टार्ट को एक्टिवेट करता है, और ये क्या करता है, STAT2 को एक्टिवेट करता है। सो चलो बात करते हैं स्टार्ट्स की। तो स्टार्ट्स क्या होते हैं, स्टार्ट का मतलब होता है इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एक टाइप का क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, और क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, और इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, राइट। अब ये जो स्टार्ट्स होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। STAT1 है, एक हमारे पास क्या है, STAT1 है, और एक हमारे पास है STAT2, ओके। अब ये अभी क्या है, ये इनएक्टिव है, तो JAK1 क्या करता है, STAT1 पे फॉस्फेट ऐड कर देगा, और जो JAK2 है वो क्या करेगा, STAT2 पे फॉस्फेट ऐड कर देगा। सो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पे देखो जो आपका JAK2 है, या फिर अगर आप टायरोसिन काइनेज लिखते हो, तो टायरोसिन काइनेज ने क्या किया, STAT2 के ऊपर फॉस्फेट ऐड करा दिया और उसको एक्टिवेट कर दिया, और JAK1 ने क्या किया,
स्टार्ट 1 के ऊपर फॉस्फेट ऐड करके स्टार्ट 1 को एक्टिवेट कर दिया। अब जब ये एक्टिवेट होते हैं ना तो ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं एंड इस स्टेट को हम बोलते हैं डाइमराइज्ड स्टेट। डाइमराइज्ड स्टेट, ओके। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डाइमराइज्ड स्टेट, यानी कि वो पहले क्या थे, वो सिंगल सिंगल थे, अब वो क्या बन चुके हैं, वो कपल बन चुके हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइमराइज्ड स्टेट। तो जो फॉस्फोराइलेटेड स्टार्ट 1 है और जो स्टार्ट 2 है वो क्या करते हैं, डाइमराइज करते हैं एंड दे चेंज द कन्फर्मेशन, और उनकी कन्फर्मेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। एंड कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से अब वो कहाँ पे एंटर कर जाते हैं, न्यूक्लियस में। सो दिस इज़ द न्यूक्लियस, ओके, दिस इज़ द न्यूक्लियस। अब वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 सिंगल सिंगल थे तो उनको न्यूक्लियस में एंट्री उनकी प्रोहिबिटेड थी, उनको अलाउ नहीं करा गया। लेकिन जब वो कंबाइन हो गए तो अब वो क्या कर सकते थे, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकते थे। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं, राइट। यहाँ पे चलो न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4 जीन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि स्टार्ट्स क्या हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। तो जो इंटरफेरॉन स्टिमुलेटेड जीन्स हैं उनका यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये होता है आपका प्रोटीन काइनेज आर कोडिंग जीन, ये होता है आपका ओलिगो ए कोडिंग जीन, और ये होता है आपका MX प्रोटीन कोडिंग जीन, और ये आईफिट कोडिंग जीन। सो अब क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर RNA बनेगा, और फिर मैसेंजर RNA का ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, राइट। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, देखो प्रोटीन काइनेज R का जो जीन था, ये देखो यहाँ पर जो प्रोटीन काइनेज R का जो जीन था दैट वाज कोडिंग फॉर दी प्रोटीन काइनेज R। सबसे पहले हम प्रोटीन काइनेज R के बारे में बात करते हैं। अब प्रोटीन काइनेज R क्या करता है, जो वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है उसके साथ बाइंड करता है। यानी कि वायरस के, अगर मान लीजिए उस नॉर्मल सेल पर वायरस ने अटैक कर दिया तो ये जो प्रोटीन काइनेज R है वो वायरस के डबल स्ट्रैंडेड RNA के साथ बाइंड कर जाएगा एंड वो क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ EIF2 अल्फ़ा, ओके। सो EIF2 अल्फ़ा क्या है, एक ट्रांसलेशन फैक्टर है। तो अगर ये इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा तो ट्रांसलेशन, वायरल ट्रांसलेशन नहीं होगा, और वायरल ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि जो वायरस है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, कैप्सिड नहीं बना पा रहा है, तो उसकी जो मतलब मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल सेल में वो नहीं होगी, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका जो ओलिगो ए जीन होता है वो किसको कोड कर रहा है, ओलिगो ए सिंथेटेज को, जिससे कि आपका क्या होता है, ओलिगो ए बनता है, राइट। सो अब ये जो 2,5 ओलिगो सिंथेटेज है वो क्या कर रहा है, दैट सिंथेसाइजेस द ओलिगो एडिनाइलेट को वो सिंथेसाइज करेगा। सो दिस ऑरेंज कलर मीन्स द ओलिगो एडिनाइलेट। अब ये क्या करता है, ओलिगो एडिनाइलेट क्या करता है, एक्टिवेट्स द राइबोन्यूक्लियस RNase L। सो ये क्या है आपका ओलिगो ए एडिनाइलेट। अब ये क्या करेगा, RNase L जो है दैट इज़ अ राइबोन्यूक्लियस, यानी कि RNase का मतलब है जो RNA को डिग्रेड करे वो होता है RNase। तो अब ये RNase L को इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब क्योंकि RNase L एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, जो वायरल mRNA है उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो वायरस का mRNA को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। जो होता है वो MX
प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा होता है। अब ये जो MX प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरीके से, जैसे पिज़्ज़ा खाते हो ना, पिज़्ज़ा का पीस होता है, उस तरीके की इनकी शेप है। तो अब ये जो MX प्रोटीन्स होते हैं वो सेल्फ असेंबल हो जाते हैं। सेल्फ असेंबल होने के बाद वो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे पिज़्ज़ा के पीसेस होते हैं ना, इस तरीके से लग रहे हैं ये अरेंज होके। तो ये क्या करते हैं, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जब ऐसा सेल्फ असेंबल करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, दैट इनहिबिट्स द वायरस ट्रांसक्रिप्शन एंड असेंबली। तो जो वायरस है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है और असेंबली नहीं होने देता है। देयरफॉर इट इज़ एक्टिंग एज अ एंटी वायरल रिस्पॉन्स, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर वो नए वायरस पार्टिकल्स को, नए वायरस प्रोजेनीज के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि वो उसके असेंबली को रोक रहा है, उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दैट इज़ IFIT जीन, जो कि IFIT प्रोटीन्स को कोड करता है। अब ये जो IFIT प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को, वायरल ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। दे इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ द वायरल प्रोटीन्स। कैसे, बाय बाइंडिंग टू द वायरल RNA एंड EIF3। EIF3 जो है, EIF3 एक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर है। तो अगर ये उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो वो वायरस का जो ट्रांसलेशन है वो नहीं होता है। So this was all about the interferons. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.